आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यकीनन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी के सभी प्रश्न पूछा गया ही है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है ये, कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ये वर्णित किया गया है कि भारत में जो कुल भाषाओं की संख्या है कितने हैं, 22 है। वो किस में है, 8वीं अनुसूची में है। चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के अनुसार में टोटल यानी कि 8वीं अनुसूची में 24 यानी कि 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। और ये जो भाषाओं का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 344 क्लोज ए एंड 351 तक, यानी कि 344 से 351 तक भाषा के बारे में बात की गई है। और टोटल जो भाषा है वो कितने हैं, 22 है। कौन कौन सी है, असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, उर्दू है, नेपाली है, मराठी है, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। तो ये टोटल कुल मिला के कितनी भाषा है, 22 भाषा है। किसमें, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, यहाँ पे कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से कई प्रश्न हर किसी एग्जाम में बनता ही बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य हैं, हर किसी एग्जाम में पूछने जाने वाले सवाल। तो वो आंसर हो जाएगा कितने हैं, 9 राज्य हैं। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारतीय तटीय सीमा पर है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारत का ये मानचित्र है और यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, जिसे कहते हैं वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। इधर जो है वो अरब सागर है। अगर हम अरब सागर के बारे में बात करें तो ये इधर है 5 राज्य। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। टोटल कितने राज्य हैं इधर, इधर है 5 राज्य हैं। और अगर इस साइड की बात करें, कहां पर, बंगाल की खाड़ी की तरफ में, तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु 1 2 3 4, यानी कि 4 राज्य इधर हैं। तो टोटल यानी कि 5 राज्य अरब सागर की तरफ और बंगाल खाड़ी की तरफ 4 राज्य। तो टोटल मिला के कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। टोटल 9 राज्य हैं। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे लंबा तटीय रेखा किस राज्य के पास है, तो हो जाएगा गुजरात के पास। चलिए आगे यहाँ से और तो ये आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई प्रश्न पेपर में बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ये कि सर्वप्रथम 1920 में किस देश ने महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि वोटिंग राइट सबसे पहले किस देश में 1920 में दिया गया है, तो वो हो जाएगा अमेरिका। कौन सा, अमेरिका। और देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य ने कब कब अपने यहाँ मत यानी कि महिलाओं को मत देने के अधिकार दिया। तो देखिए जो न्यूजीलैंड है वो 1893 में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, फिनलैंड में 1906 में, नॉर्वे में 1913 है, डेनमार्क में 1915 है। कुछ कुछ आप याद रख लीजिएगा जो कि एग्जाम्स में प्रश्न बनता है। वो रसिया में 1917 में, कनाडा में 1917 में। अगर कई बार पूछ लिया जाए भारत में, तो भारत में आप सभी जानते हैं कि संविधान लागू हुआ था कब, 1950 में, और 1950 से ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति नहीं होगा। यहाँ पे शपथ की बात करें तो जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। परंतु यूटी को छोड़कर, यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर। चलिए देख लेते हैं कि कौन किसको शपथ दिलाता है और कौन किसे त्याग पत्र दे सकता है। इस स्लाइड से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है मुख्य न्यायाधीश, जिसे कहते हैं CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। तो त्याग पत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और अगर उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र देगा, तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल की बात करें तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट जो होता है किसी स्टेट का, वो शपथ दिलाता है राज्यपाल को। और अगर राज्यपाल चाहे तो कि हम काम करने में मन नहीं लग रहा है, हम त्याग पत्र दे देंगे, तो वो किसको, राष्ट्रपति को देगा।
अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति, और अगर त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, और अगर प्रधानमंत्री चाहे अपना पद को त्याग करना तो वो राष्ट्रपति को पद त्याग कर देगा। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, वह अवस्था जब पृथ्वी और सूरज के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो क्या कहलाते हैं? देखिए, अगर सूरज और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो तो उसे कहते हैं उपसौर, अगर अधिकतम दूरी है तो उसको कहते हैं अपसौर। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये उपसौर और अपसौर होता क्या है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें उपसौर और अपसौर की क्या होता है। देखिए, ये क्या है? सूरज है, ये क्या है? पृथ्वी है। जब सूरज से, चूंकि आप जानते हैं कि सूरज के चारों तरफ सभी के सभी ग्रह क्या करता है? चक्कर काटता है, यानी कि घूमता है। तो सूरज से पृथ्वी कभी दूर हो जाता है तो कभी नजदीक हो जाता है। जब सूरज से पृथ्वी नजदीक हो, कितना नजदीक हो? 14.70 करोड़ वर्ष नजदीक हो, तो उस स्थिति में हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। और वो कौन सा तिथि होता है? वो 3 जनवरी होता है, यानी 3 जनवरी को ही उपसौर होता है। कहने का मतलब ये है कि सूरज से सबसे नजदीक पृथ्वी उस समय यानी कि 3 जनवरी को होता है, और सूरज से अगर पृथ्वी दूर चला जाए, कितना दूर? 15.21 करोड़ वर्ष, तो उस स्थिति में जो बनता है उसको कहते हैं अपसौर। और वो जो डेट आता है यानी कि तारीख, वो होता है 4 जुलाई को। यानी दूसरे शब्दों में हम अगर बात करें तो सूरज से सबसे दूरी, यानी कि सूरज से सबसे दूर जो पृथ्वी रहता है यानी कि किस टाइम पे? तो वो 4 जुलाई को, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर काल्पनिक 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है वहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है और अफ्रीका से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसा राज्य हैं जहां से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देखिए, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गैबन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप, ये सभी के सभी जो हैं 13 जो ये कंट्रीज हैं, ये सभी के सभी किस पे हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे है? भूमध्य रेखा, नहीं कि पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो रेखा होता है इसको कहते हैं कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत को भी ये काटती हुई जाती है, और इसके जो नीचे होता है रेखा उसको कहते हैं मकर रेखा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार इसको पूछा गया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा एंडीज हो जाएगा। कौन सा? एंडीज। और देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे देखिए, अगर रॉकी की बात करें तो ये कहाँ है? रॉकी की बात करें तो ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगर हम एटलस की बात करें तो ये कहाँ है? मोरक्को में। अगर हम अल्पास की बात करें तो ये इटली में है। यूराल कहाँ है? तो ये रूस में है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया ये कि पृथ्वी की सतह का ऊपर से नीचे तक का जो वृत्त का क्रम बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है? पृथ्वी को इस तरह से काटा गया है शंकुआकार। तो सबसे जो ऊपर है वो क्या है? सियाल है। क्या है? सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है ऊपर वाला पार्ट। और जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? सीमा है। क्या है? सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये वाला सबसे ज्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम ही है पृथ्वी में जो बना है। और जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि अंदर वाला, वो कौन सा है? नाइफ है। नाइफ यानी कि निकेल और फेरस, यानी कि लोहा और निकेल और लोहा, सबसे नीचे वाला। तो वही पूछा है कि सबसे नीचे तक, तो ऊपर हो गया सियाल, सीमा, नाइफ। और इसको देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? सियाल है, यानी कि ये यहाँ सियाल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? सीमा है। सीमा सबसे ज्यादा करीब 84 से 85% जो है वो क्या है? सीमा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए नाइफ है। नाइफ करीब करीब 10 से 14% है, यानी कि 10 से 14% क्या है? नाइफ है। बाकी 1% क्या है आपका? 1 से 2% क्या है? ये सियाल है। ओके, यहाँ पे देखिए नाइफ जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कोर कहते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। अब इस कोर में भी 2 तरह के कोर पाया जाता है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। जो ये आउटर कोर होता है ना, ये सभी के सभी यानी कि लोहा और निकेल जो है वो पिघली हुई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पिघली हुई। और सबसे नीचे ये वाला जो पार्ट होता है ये सॉलिड होता है, यानी कि ठोस होता है। तो देखिए, ये अंदर वाले को कोर यानी कि नाइफ को कोर कहते हैं, बीच जहां सीमा है उसको कहते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट कितना से कितना किलोमीटर तक है? तो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक जो है वो उसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितने हैं? 6378 किलोमीटर तक है।
अगला प्रश्न देखते हैं जो ये भी महत्वपूर्ण है और कई बार हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, आंतरिक यानी कि सबसे नीचे वाला, तो आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमने बताया आपको कि वो क्या है, कोर है। और किसके बना है, NiF यानी कि नाइफ है, निकिल और आयरन, लोहा और निकिल। तो लोहा और निकिल कौन सा है, ये नहीं है, निकिल और लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं वो कौन सा है, एशिया है। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके से मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लाऊं जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। और चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये ग्लोब है। और अगर हम इस ग्लोब के बारे में बात करें तो एशिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे है, अफ्रीका ये है, यूरोप ये है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये है आपका समुद्र है जिसे कहते हैं ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, ये अटलांटिक ओशियन, ये सारे यहाँ से यहाँ तक हो गया। और उसके बाद ये पैसिफिक ओशियन जिसे कहते हैं प्रशांत महासागर। चलिए आगे अब और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर, इसकी तंदुरी तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती है, वो कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर एस आकार का दिखता है, कैसे दिखता है, एस आकार का, और ये सबसे बिजी भी है और सबसे व्यस्त भी है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये किस आकार का है, तो ये सर्कुलर आकार का है। हिंद महासागर पूछे तो ये त्रिभुज आकार का है। पेपर में ये कई बार पूछा जाता है कि एक मात्र ऐसे महासागर का नाम बताइए जो कि किसी देश के नाम पर है, वो हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अटलांटिक ओशियन कौन सा है, ये है अटलांटिक ओशियन। ये कैसा है, अटलांटिक ओशियन, और किस आकार का दिख रहा है, तो ये एस आकार का, इसलिए इसको एस आकार का कहते हैं। सबसे ये व्यस्त महासागर है, यानी अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आर्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, यही वाला ये पीछे से यहाँ तक है, इंडियन ओशियन और सौदर्न ओशियन। तो 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि 6 आपके क्या है, ओशियन है। ये वाला पहले नहीं था साउथ ओशियन, यानी कि ये, लेकिन ये इसको भी कंसिडर कर लिया गया है, तो इसको सौदर्न ओशियन के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जनरली 5 ही देखे होंगे, यानी कि सुने होंगे, कौन कौन से, पैसिफिक, आर्टिक, अटलांटिक, इंडियन। तो ये ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 5। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 5 है महासागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट के बारे में अब हम देखते हैं कि कौन सा होगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है। फर्स्ट नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी, अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है, गर्म जो जलधारा है वो कौन सा है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम गर्म जलधारा होता है, कौन सा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, या गल्फ स्ट्रीम धारा को कहते हैं गर्म जलधारा। अब हम देख लेते हैं कि गर्म जलधारा होता क्या है और कैसे होता है। देखिए ये हम मैप में देखते हैं, ये आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो बीचों बीच काल्पनिक रेखा जाती है इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा यानी कि ये वाला कर्क रेखा है, ये क्या है, मकर रेखा है, और ये कौन सा रेखा है, ये वाला है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो जो सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है। और यानी कि साफ साफ ये कहें तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा रोशनी पड़ेगी सूरज की, वहां पर के जो पानी यानी कि जल होगा वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जो गर्म होगा ये यानी कि गर्म से, और यहाँ जहां पर सूरज कम रोशनी पड़ेगी, जैसे कि ऊपर ऊपर कौन सा है, नॉर्थ, और नीचे कौन सा है, साउथ। ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। देखिए रोशनी सूरज यहाँ पे ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा, क्या होगा, गर्म, गर्म पानी होगा। तो यही जो गर्म है ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और ये भी यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, गर्म जलधारा। और जो ऊपर की जलधारा है वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि देखिए
मान लीजिए यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होगा, गर्म पानी, तो जो गर्म पानी होगा वो ठंडा की ओर जाएगा और जो ठंडा पानी होगा वो गर्म की ओर जाएगा। तो उसी स्थिति का देखिए गल्फ स्ट्रीम यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी है, गर्म जलधारा है। और ये देखिए एकंग, ठीक है, ये जो यहाँ पे देखा होगा एकांगवास, ये क्या है, ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, ब्राज़ील ये भी गर्म जलधारा है। बाकी ये जो कैलिफोर्निया, ये सारे जो आप देख रहे होंगे ये वाला, ये क्या है, ठंडा जलधारा। तो यहाँ पे कोल्ड करंट ये हो गया, ये जो आप दिखा रहे ये सारे कोल्ड करंट हैं, यानी कि ठंडा जलधारा। और जो आप रेड देख रहे हैं ये सारा ब्राज़ील या गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये सभी के सभी क्या हैं, गर्म जलधारा हैं। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। जो नींबू का फल है इसमें क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, नहीं, ये एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, यानी कि सेब में सेट्रिक एसिड, जी हाँ, नींबू में सेट्रिक एसिड ही पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे देखो जो टार्ट्रिक है ये सिरका में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। देख लेते हैं कि और किस किस में कौन कौन सी एसिड पाया जाता है। देखिए एप्पल में कौन सी, मैलिक एसिड, लेमन यानी कि नींबू में सेट्रिक एसिड, ग्रेप्स यानी अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर यानी सिरका में एसिटिक एसिड, कर्ड यानी दही में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, और चींटी के डंक में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टी जो है टी, इसमें टैनिक एसिड, ठीक है, स्टमक जूस यानी कि पेट में जो स्टमक जूस होता है जिसे कहते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें कौन सी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंट बी यानी कि चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, इसमें कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, और इसी फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मेथनोइक एसिड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला जो है, अगला क्या है, अगला है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। देखिए परंपरागत का मतलब होता है कि जो आपके यानी कि दादा परदादा से चलती आ रही है वही चीज, उसी को कहते हैं परंपरागत स्रोत। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए खनिज, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस, ठीक है, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की पहचान, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या आपके जो पहले यानी कि दादा दादा के पिता वो बायोगैस का प्रयोग करते थे, नहीं, तो ये परंपरागत तो हुआ ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जल विद्युत, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या उस समय भूतापीय ऊर्जा से यानी कि भूतापीय ऊर्जा से, जल विद्युत से ये सब बनाया करते थे परंपरागत, नहीं, ये भी नहीं। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये भी उस समय यानी कि परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब उस समय था ही नहीं। आप ये हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि सौर ऊर्जा भी कुछ होता है, बिजली भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों गैर परंपरागत है, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये परंपरागत ऊर्जा है, यानी कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये सभी के सभी क्या हैं, परंपरागत हैं, यानी कि चलते आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से गैर परंपरागत होता है और कौन से गैर परंपरागत होता है। देखिए ऊर्जा के स्रोत, यानी कि एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत, को ही वैकल्पिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो परंपरागत स्रोत होता है ये जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम, ये परंपरागत है, क्योंकि देखिए कोयला बहुत पहले से आपके दादा दादा के पापा, पापा के दादा, दादा छरदादा, ये सभी यूज करते आ रहे हैं, तो ये हो गया परंपरागत। ठीक है, इसके अलावा देखिए पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जल जैव मात्रा बायोमास, पवन ऊर्जा, कौन कौन से, पवन ऊर्जा, ये सभी के सभी क्या हैं, परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन गैर परंपरागत की बात करें तो देखिए सौर ऊर्जा, कुकर, सौर ऊर्जा, सौर पैनल, ये सभी क्या है, गैर परंपरागत। समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ये सारे कौन से हैं, गैर परंपरागत हैं। भूतापीय ऊर्जा, ये कौन सा है, ये गैर परंपरागत है या वैकल्पिक है। नाभिकीय ऊर्जा, ये कौन से, गैर परंपरागत। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों के जो तीनों हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा है, गैर परंपरागत स्रोत। क्योंकि देखिए दादा के पापा वो सब पवन ऊर्जा के बारे में उनको पता नहीं था, सौर ऊर्जा के बारे में भी पता नहीं था, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में भी पता नहीं था, तो ये सारे कौन सा है, गैर परंपरागत। लेकिन ये जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, ये परंपरागत स्रोत हैं। ये कौन सा है, परंपरागत स्रोत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि स्थानांतरित कृषि के नामों में संबंधित गलत जोड़ा बताइए। यहाँ पे देखिए अभी बीपीएससी में भी पूछा था ये वाला प्रश्न, लद्दाख कहाँ की खेती है।
देखिए, तो गलत पूछा है, तो मिल्पा कहाँ है, क्या है मैक्सिको का है, लदांग कहाँ है मलेशिया, रोका कहाँ है ब्राजील है, लेकिन उत्तर उत्तर प्रदेश का इनुमिंग नहीं है, कुछ और है, तो यहाँ पे गलत जोड़ा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मिल्पा की, तो मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, यानी कि मिल्पा जो खेती है इसको मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है। कुनुंगो, ठीक है, कुनुको वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, मैस्ले सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, रे कहाँ है वियतनाम में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला है यहाँ पे देखिए, किस फसल को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा पटसन, जिसे कहते हैं जूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है, क्या है मिल्पा। तो अभी देखिए मिल्पा, अभी हमने देखा मिल्पा कहाँ का है, मैक्सिको और सेंट्रल अफ्रीका। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिको और सेंट्रल अफ्रीका, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिल्पा कहाँ का स्थानांतरित खेती है, मैक्सिको का। अगला यहाँ पे देखिए, भारत में कुछ डिफरेंट नेम ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन द डिफरेंट रीजन इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित जगह पर कुछ जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेती के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए झूम है असम में बोला जाता है, पूनम कहाँ है केरला, पुदू कहाँ है आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, और बीवर या मासन कहाँ है मध्य प्रदेश, पेंडा बीरा। चलिए आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। गलत, जैसे एशिया, एशिया में क्या बोलते हैं सवाना, सवाना नहीं बोलते हैं, बल्कि एशिया को एशिया में स्टेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टेपी। अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका में क्या बोलते हैं स्टेपी, तो ये चीज ये गलत हो गया है, यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। यूरोप, यूरोप की बात करें, ठीक है, यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है स्टेपी है, यूरोप में स्टेपी है। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, ये तो सही है। यहाँ पे यूरोप में पूछताछ। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से घास, यानी कि कौन कौन से किस किस जगह पे किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है यूरोप है, ये क्या है यूरोप, तो यूरोप यहाँ पे स्टेपी, यूरोप में क्या बोलते हैं स्टेपीस बोलते हैं, या फिर इसको सेंट्रल एशिया में भी इसको क्या बोलते हैं स्टेपीस बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर सेंट्रल एशिया में, क्योंकि ये सारे क्या है एशिया है, और एशिया यहाँ पे यूरोप है इसी जगह है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेपी। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखिए ये क्या है ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं डाउन्स बोलते हैं, क्या डाउन्स बोलते हैं। इसके अलावा ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में क्या बोलते हैं वेल्ड बोलते हैं, क्या वेल्ड। उसके बाद वेल्ड और सवाना, ये वेल्ड और सवाना दोनों कहाँ हैं अफ्रीका में। और यहाँ पे देखिए अगर हम नॉर्थ अमेरिका भी बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं पेरी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं पेरी बोलते हैं, पेरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक, अटलांटिक में क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए ये वाला जो है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं पंपास। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं पेरी, साउथ अमेरिका में पंपास, उसके बाद अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और सेंट्रल अफ्रीका या एशिया में स्टेपी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए पेपर में, यहाँ देखिए जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं क्या पूछा है। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है डाउन्स है, बिल्कुल सही है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है स्टेपी है, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सवाना हो जाएगा। एशिया की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टेपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछताछ, यहाँ पे जो ये पूछताछ है, पूछताछ और टुंड्रा, पूछताछ और टुंड्रा ये कहाँ के घास का मैदान है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूरोप और एशिया दोनों स्टेपीज है, यूरोप में भी और एशिया सेंट्रल एशिया में भी स्टेपीज है। पूछताछ के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछताछ कहाँ है, देखिए यहाँ पे पंपास, पंपास और पूछताछ दोनों कहाँ है, यहीं इसी क्षेत्र में है। देखिए तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं स्टेपी और पूछताछ ये दोनों सेम ही है, टुंड्रा पूछताछ। तो यहाँ पे पंपास, तो पंपास कहाँ था, पंपास यहाँ देखिए पंपास, तो कहाँ का है ये साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए अगला और देख लेते हैं, जो कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, BCE का पूर्ण रूप क्या है, क्या है BCE क्या है यहाँ पे, BCE का पूर्ण रूप क्या है, बिवेयर, ये बिवेयर नहीं होता है, बिफोर कॉमन इवियस नहीं होता है, बिफोर क्रिस्ट एरा नहीं, बिफोर कॉमन एरा। अब ये देख लेते हैं कि BCE आपने कई बार देखा होगा, BC कई जगह देखा होगा आपने AD। अब ये देख लेते हैं कि BC और AD होता क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें BC और AD का, तो देखिए BC को कहते हैं बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, पहले इस नाम से जाना जाता था बिफोर क्रिस्ट, लेकिन अब इस मॉडर्न में कई देश अब इसको इस नाम से जानते हैं बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ,
ईसा मसीह के जन्म से पहले को कहते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के बाद को कहते हैं एडी यानी कि एनो डोमिनी, लेकिन अभी वर्तमान में इसे सीई यानी कि कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म शताब्दी से पहले, यहाँ ये ईयर बढ़ता जाएगा और इधर घटता जाएगा और यहाँ से फिर 0 से चालू होगा और यहाँ पे, ठीक है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, तो आप लिख सकते हैं वर्तमान में एडी या फिर सीई कॉमन एरा। ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्रिस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि महाभारत के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा वेद व्यास। अर्थशास्त्र का पूछे तो कौटिल्य हो जाएगा, और रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास, और कालिदास की बात करें तो मेघदूत, कुमार संभव, शकुंतलम, ये सभी किसके हैं रचना है, तो कालिदास का। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के बारे में बात किया है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ पे, लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई, तो बोध गया में। निर्माण कहाँ हुआ, तो यहाँ पे देखिए निर्माण कहाँ हुआ, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पे देखिए पहला और यहाँ पे सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो सी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, और सी का चौथा, तीसरे का यहाँ पे देखिए, तो सी का कौन सा हो जाएगा, चौथा। सी का चौथा, ठीक। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और ये सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, और यहीं से प्रश्न बनता है। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी तरह से सर्च करके क्वेश्चंस को लाऊं जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।